गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे पॉवर्टी की निर्धनता। निर्धनता, जिसे गरीबी भी कहते हैं, एक सामाजिक अभिशाप है। ग्लिन और ग्लिन के अनुसार निर्धनता वह स्थिति या वह दशा है जिसमें व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय या बुद्धिहीन खर्च के कारण अपने स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता बनी रह सके, उसको और उसके प्राकृतिक आश्रितों को समाज के स्तर के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है उपयोगी ढंग से काम करने योग्य बना सके। अर्थात निर्धनता जीवन स्तर का अत्यधिक नीचा गिर जाना है, जिसमें जीवन की आवश्यक वस्तुओं तक का अभाव हो जाता है। इसे गरीब, निर्धन, असहाय, अपाहिज ऐसे कई शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये एक सापेक्षिक शब्द है, यह कम या अधिक हो सकती है। निर्धनता से तात्पर्य व्यक्ति या परिवार की वह स्थिति जिसमें वह अपनी दैनिक आवश्यकताएं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनकी पूर्ति करने में असफल होता है, तो उसे निर्धन कहा जाता है। एडम स्मिथ ने कहा था, एक आदमी उन्हीं अंशों में धनी या निर्धन होता है जिन अंशों में से जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं, मनोरंजन के साधन उपयोग के लिए प्राप्त हो सकते हैं। हर देश में निर्धनता की कसौटी या मानक अलग अलग हैं। एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, एक सर्वव्यापी समस्या है गरीबी, जो हर समाज में, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण, नगरीय, आदिम, आधुनिक, सभी में पाई जाती है। आज पूरे विश्व में निर्धनता की समस्या एक सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक चुनौती है, एक चैलेंज है, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल चैलेंज है। गरीब देशों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश शुरुआती दौर में विकास के प्रारंभिक चरण में है। ये अभी इनके यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ है। आज भी हम देखते हैं भारतवर्ष में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो औसत दर्जे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक गरीबी से पीड़ित हैं, सड़कों पर, फुटपाथ पे, निरापद गंदी बस्तियों में रहते हैं। एक एडविन सेलिगमैन का कहना था, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्ण निर्धनता और एक सापेक्ष। पूर्ण निर्धनता या गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की आय, शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए न्यूनतम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपर्याप्त होती है, जिसे घोर गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने जीवन निर्वाह की अपेक्षा अधिक उच्च जीवन स्तर पाने में अपने आप को, मतलब रोजमर्रा का खान पान कर सकता है लेकिन उच्च जीवन स्तर नहीं पा सकता, उसे सापेक्ष निर्धनता। गिलिन और ग्लिन कहते हैं, गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्छापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं रख पाता, जिससे उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसे अपने आश्रितों को अपने समाज के स्तर के अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बना सके। ग्लिन ने गरीबी का संबंध जीवन स्तर से जोड़ा है। योगेश अटल कहते हैं, उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है। वो कहते हैं, गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से। हेनरी थॉर्स्टीन के अनुसार गरीबी को उन्होंने 4 बातों से समझाया। पहला, जीविका रणनीति का अभाव। ऐसे लोग जो अपनी जीविकोपार्जन की रणनीति का अभाव होता है जिनके पास। असुरक्षा की भावना, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। संसाधनों की अनुपलब्धता, संसाधनों के अभाव के कारण समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने, उन्हें विकसित करने की अक्षमता होती है। 4 कारण उसने गरीबी के बताए। भारत सरकार ने भी प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति भोजन में उपलब्ध कैलोरी की मात्रा से निर्धनता या गरीबी को विवेचित किया है। न्यूनतम कैलोरी के उपयोग को मौद्रिक मानक के आधार पर बनाया है। भारत में कैलोरी की माप के अनुसार ग्रामीण समाज में प्रत्येक व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपयोग होना जरूरी। अगर इससे कम हो रहा है तो वो गरीब। 2012 में योजना आयोग के, वर्तमान में नीति आयोग के तेंदुलकर समिति जो है, उसने एक सिफारिश की थी जिसमें निर्धनता का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय के आधार पर किया है। और पॉवर्टी लाइन जो है शहर और गांव में अलग अलग राज्य के हिसाब से की। मासिक उपयोग अलग अलग दिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर भी बताया गया, तो उसमें 672 रुपये 80 पैसे प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 859 रुपये
60 पैसे प्रति माह। ये 2009-10 में निर्धनता के लिए मानक निर्धारित किया था। इसके हिसाब से आप देखेंगे उड़ीसा में 567 रुपये 10 पैसे है, बिहार में 655 रुपये 60 पैसे, छत्तीसगढ़ में 617 रुपये 3 पैसे, पंजाब में 830 रुपये और नागालैंड में 1016 रुपये 80 पैसे। ये राज्यवार अलग राज्य की भौतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थिति के आधार पर बनाया गया। फिर भी देखते हैं कि हमारे यहाँ निर्धनता और उसके साथ साथ अपर्याप्त पोषण, ये दो एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ जहाँ जो प्रदेश जितने ज़्यादा निर्धन है या जहाँ पे निर्धनता की समस्या ज़्यादा है, वहाँ कुपोषण भी ज़्यादा है, क्योंकि अपर्याप्त पोषण के कारण निर्धनता एक उसके सहसंबंध जुड़े हुए हैं। जहाँ क्योंकि जिनके पास खाने पैसा नहीं होता, आर्थिक स्थिति नहीं होती, वो पोषण के लिए अपनी संसाधन नहीं जुटा पाते। भारत में भी देखा जाए गरीबी के कारण बहुत से लोग जो है अभी भी 40% लोग हैं जिनको दिन में एक बार ही भोजन मिलता है। पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण ये गरीबी में भी आते हैं और कुपोषित भी होते हैं। जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है, अपर्याप्त कुपोषण के कारण सारी गतिविधियां इनकी शिथिल हो जाती है। जहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता गरीबी के कारण, ये धीरे धीरे असहाय हो जाता है। इसके कारण है कुछ कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हेनरी जॉर्ज कहते हैं निर्धनता का मूल कारण भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व और एकाधिकार है। बड़े नगरों में जहाँ जमीन कम होती है लेकिन इतनी कीमती होती है कि फुट से नापी जाती है, यहाँ पर आप निर्धनता और विलासिता की चरम सीमाएं पाएंगे। और सामाजिक स्तर की दो चरम सीमाओं की अवस्था में यह असमानता सदैव भूमि के मूल से पाएंगे। गांव में देखिए एकड़ में जमीन बिकती है, शहर में फुट से बिकती है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था निर्धनता का कारण पूंजीपतियों का श्रमिकों की मजदूरी हड़प कर उनका शोषण करना। वो कहते हैं एक श्रमिक अतिरिक्त मूल्य का सर्जन करता है जो कि पूंजीपति के लिए शून्य से एक सृष्टि के सारे आकर्षण रखता है, उसको नहीं मिलता उसका पैसा, इसलिए वो निरंतर गरीब हो जाता है। माल्थस ने बताया कि खाद्य सामग्री समानांतर वृद्धि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है और जनसंख्या गुणोत्तर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कारण वो कहता है माल्थस की गरीबी और निर्धनता आती है। लैंगडिस कहते हैं बीमारी, मानसिक रोग, दुर्घटना, शिक्षा, आलस, अपव्यय, नैतिक पतन, प्रतिकूल मौसम, बेकारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या वृद्धि, ये 11 कारण लैंगडिस और लैंगडिस ने गरीबी के बताए। हंटर के अनुसार गरीबी और बीमारी एक जटिल समझौता बना लेती है। जहाँ गरीबी होगी वहाँ बीमारी अपने आप जुड़ जाती है, एक जटिल समझौता, सामूहिक टोटल सैंक्शन हो जाता है। जहाँ व्यक्ति काम नहीं कर पाता, बीमारी के कारण छुट्टी मारता है, काम में एब्सेंट होता है, तो उसकी आय कम हो जाती है और उसकी आय जो कम होती है, वो जो आय उसमें बहुत सा पैसा उसकी दवाइयों में डॉक्टर के पास चला जाता है, तो दिन प्रतिदिन वो गरीब होता जाता है। मानसिक रोग भी निर्धनता का एक कारण है, क्योंकि देखा गया मानसिक रोगी जितने भी हैं निर्धनता किसी काम करने लायक नहीं रहते, तो जिससे उनकी आय कम हो जाती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, बढ़ते आवागमन, बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के हाथ पैर भी गंवा बैठता है और वो बेकार हो जाता है, जिससे घर में कमाने वाला एक्सीडेंट के कारण हाथ पैर अपने उसके खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बेरोजगार हो जाता है। अब हॉस्पिटल का बिल दे, नौकरी से बाहर चला गया, तो ये गरीबी। अशिक्षा, विचारकों का कहना है गरीबी और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। जहाँ जितनी शिक्षा होगी वहाँ निर्धनता उतनी कम होगी। अशिक्षा गरीबी को बढ़ाती है, अशिक्षित व्यक्ति को धन कमाने की सामर्थ्य बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। अर्थात गरीबी और शिक्षा एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे की पैरेलल मदद करते हैं। आलस, हमने देखा है कि हमारे यहाँ समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो काम मिलने के लिए मिलता है काम, लेकिन आलस के कारण काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, काफ़ी समय सोने में, इधर उधर बैठने में गंवाते हैं। आलस गरीबी को बढ़ाता। अपव्यय, एक चीज़ अभी आपने देखा होगा, लॉकडाउन पीरियड के पहले हमारे अंधाधुंध व्यय थे, हम अपव्यय करते थे, फिजूल खर्ची करते थे, त्योहारों पे, शादी वगैरह में बहुत फिजूल खर्ची होती। लेकिन आपने देखा 3 महीने से लोगों का पेट्रोल का खर्च बच गया। ये बताता है कि आप अपव्यय कर रहे हैं, अपव्यय के कारण आपके पास गरीबी का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ेगा। नैतिक पतन, जुआ, सट्टा, शराबखोरी, वैश्यावृत्ति, कर्जदार, इसका आदमी निरंतर गरीब हो रहा है। बेकारी दरिद्रता का, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोगों को शिक्षा के बाद भी रोजगार नहीं, सरकार रोजगार के स्थान नहीं बना पा रही, रोजगार के संसाधन निश्चित नहीं कर रही, जिससे
युवा बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा भी हमारे यहाँ उतनी वो नहीं जितने रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये बेरोजगार प्रोडक्ट कर रही है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट जो हैं रोजगार इनको नहीं मिलता, बल्कि बेरोजगार स्नातक हर साल हमारे यहाँ निकलते हैं। जनसंख्या वृद्धि तो महत्वपूर्ण कारण है। पिछले 6 दशकों में जिस तरह से वृद्धि हुई जनसंख्या में, उससे हमारे सारे संसाधन, रोजगार के साधन सब खत्म हो गए। जीविकोपार्जन के हम उतने साधन ही विकसित नहीं कर पा रहे हैं, जिस परिणामतः समाज में गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके उपाय, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एवोल्यूशन। भारत सरकार ने बहुत से उपाय किए, हालांकि प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण देश गरीब हुआ। अभी एक कोरोना के कारण और ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी फैल रही है और देश में गरीबी की स्थिति निर्मित, क्योंकि हमारे सारे लॉकडाउन के कारण सारे उत्पादन, प्रोडक्शन सेक्टर हमारा बंद हो गया है। फिर भी सरकार ने कुछ काम किए, जैसे उन्नत गरीबी से मुक्ति के लिए सरकार ने पारंपरिक कृषि को अलग करके आधुनिक कृषि पे जोर दे रही है कि आप अधिक से अधिक उत्पादन करें। दूसरा, औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण किया है। अभी कुछ दिन के लिए जरूर रुका हुआ औद्योगिकरण, लेकिन अब सरकार उसको वेस्टर्न एरिया से ईस्टर्न एरिया की शिफ्ट कर रही है, क्योंकि अभी तक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ थी। अब उनको पूर्वी क्षेत्र में लाके पूरे भारत में एक जाल बिछा रही है। शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी मिटाने के लिए देश में जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं। नियंत्रण के कारण धीरे धीरे जैसे जनसंख्या नियंत्रित होगी, हमारे यहाँ गरीबी भी घटेगी। एक और है भारत में, हालांकि वो संभव नहीं है क्योंकि उसमें राजस्व का मामला जुड़ा हुआ है, सरकार को उससे राजस्व मिलता है। गोवा, केरल और बिहार, 3 राज्यों में पूर्ण नशाबंदी है। केरल में हुई थी लेकिन उसको आंशिक रखा, लेकिन गुजरात और बिहार में पूर्णतः है। तो ये अगर पूरे देश में लागू कर दी जाए तो व्यक्ति की कमाई का 40% जो नशे पे खर्च होता है वो बचेगा। जब वो पैसा बचेगा तो उसके घर खर्च में आएगा, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो कर्जा लेता है वो कर्ज नहीं लेगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। दूसरी चीज, और मद निषेध के कारण जो एक्सीडेंट और बीमार होते हैं वो भी खर्च बचेगा। तो मद निषेध से गरीबी उन्मूलन भी किया जा सकता है। अर्थात गरीबी उन्मूलन के लिए हमको एक दिशा में काम करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसको मल्टी डायमेंशनल काम करना होगा, विविध दिशाओं में काम करने होंगे, विविध दिशाओं में प्रयास करना होगा। कल हम पढ़ेंगे बेरोजगारी।